तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो क्या है केमिकल इक्वेशन? क्या है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस in which new substances are formed with new properties। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए प्रॉपर्टीज वाले नए सब्सटेंसेस बनते हैं। जैसे कि हम मिल्क ले लें, मिल्क को रख दें रूम टेम्परेचर पे तो वो बदल जाता किसमें? कर्ड में। मिल्क क्या है? मिल्क टेस्ट में मीठा है, लेकिन कर्ड टेस्ट में कैसा है? खट्टा है। यानी कि प्रॉपर्टीज जो है क्या हो गई? चेंज हो गई। तो केमिकल रिएक्शन ऐसा ही एक प्रोसेस है जिसमें नए प्रॉपर्टीज वाले नए सब्सटेंसेस बनते हैं। वो सब्सटेंसेस जिनको हम लेते हैं मिक्स करने के लिए, या यूं कह दें कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस के एटम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो वो सारे सब्सटेंसेस जो इंटरेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिनका इंटरेक्शन करवाते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। और जो भी प्रोडक्ट बन के सामने आता है उसे हम बोलते हैं जो भी सब्सटेंस बन के सामने आता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लें, एग्जाम्पल के लिए क्या लें? नुक्ती ले लें। क्या ले लें? नुक्ती। और चाशनी ले लें। नुक्ती और चाशनी लेते हैं तो इनको मिक्स करते हैं, हम इनसे क्या बनाते हैं? लड्डू बनाते हैं। तो ये जो नुक्ती और चाशनी हुई ये हमारे क्या है? रिएक्टेंट है। और जो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पास बन के आया, सब्सटेंस जो बन के आया उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो द सब्सटेंसेस दैट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हाइड्रोजन ले लिया और क्लोरीन ले लिया, इनका हमने इंटरेक्शन करवाया तो हमारे पास बन के क्या आया? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट। और हमारे पास बन के क्या आया? हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इन्हें क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो एरो हमने बनाया है इससे हम बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब केमिकल रिएक्शन के बारे में हमारे पास एक और चीज़ हम समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? क्या क्या चीज़ें होती हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी पुराने बॉन्ड्स रहते हैं वो टूट जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं। जो भी पुराने बॉन्ड जब टूटते हैं तो नए बॉन्ड्स बनते हैं। बट एक चीज़ कॉमन रहती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। वो क्या कॉमन रहती है? कि जो भी एलिमेंट हमने रिएक्टेंट में लिए हैं वही के वही एलिमेंट प्रोडक्ट में आते हैं, बस उनके बीच जो बॉन्डिंग रहती है वो चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को लिया था, उसको अगर हम सिम्बॉल्स के फॉर्म में लिखें तो हाइड्रोजन H2 और क्लोरीन क्या? Cl2। अभी H2 में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है, Cl2 में क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग है। तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो पुरानी बॉन्डिंग है ये बॉन्ड क्या होते हैं? टूट जाते हैं। और ये बॉन्ड टूटने के बाद बनाते क्या है? ये बॉन्ड जब टूट जाता है तो एक हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, क्लोरीन का बॉन्ड टूटा, तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। तो हमारे पास क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। कितने हाइड्रोजन क्लोराइड बने? 2 हाइड्रोजन क्लोराइड बने, इसलिए हमने राइट साइड में क्या लिख दिया? 2 हाइड्रोजन क्लोराइड। आई थिंक केमिकल रिएक्शन आया समझ में। अब केमिकल रिएक्शन आया समझ में तो अब करना क्या है कि सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये जो हाइड्रोजन है, ये जो क्लोरीन है, इनके सिंबल्स क्या हैं?
कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें केमिकल रिएक्शन लिखने में थोड़ा आसानी हो जाए, क्योंकि अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, इनके पूरे कंप्लीट नेम लिखते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा हमें। ये आगे का हम पढ़ते हैं, उसके पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि कौन से सिंबल्स होते हैं कौन से एलिमेंट के। तो आइए समझते हैं ये भी हम। सबसे पहले कौन से एलिमेंट को क्या सिंबल दिया गया है वो समझते हैं। इसके बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं वैसे तो, फिर भी मैं बता रहा हूँ। सिंबल्स बनाने के कुछ 3-4 रूल्स हैं। जो पहला रूल है वो क्या कहता है, टेकिंग फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट। जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के पहले लेटर को, पहले अल्फ़ाबेट को क्या लिख दें, कैपिटल लिख दें। जैसे कि हाइड्रोजन में H को कैपिटल लिख दिया, कार्बन में C को कैपिटल लिख दिया, नाइट्रोजन में N को कैपिटल लिख दिया, बोरान में B को, फास्फोरस में P को, ऑक्सीजन में O को कैपिटल लिख दिया। तो पहले रूल तो ये बना। जब बाद में एलिमेंट और भी ढूंढे गए तो पता चला कुछ एलिमेंट्स में फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो क्या सेम मिला। तो नया रूल, दूसरा रूल बनाया गया। अब उनको क्या सिंबल दिया जाए, तो नया रूल क्या बनाया गया कि अगर पहले अल्फ़ाबेट सेम हो जाते हैं तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट को हम कैपिटल लिखेंगे और जो सेकेंड लेटर रहेगा, सेकेंड अल्फ़ाबेट रहेगा, उसको हम स्मॉल लिख देंगे। जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन को भी H से लिखते हैं, हीलियम को भी H से लिखते हैं, तो H को कैपिटल लिख दिया और जो सेकेंड लेटर था E उसको हमने स्मॉल लिख दिया। ऐसे ही कैल्शियम, कार्बन, पहला लेटर सेम था तो पहले लेटर को कैपिटल और दूसरे लेटर को स्मॉल, पहला लेटर सेम है तो पहले लेटर को कैपिटल, दूसरे लेटर को स्मॉल। ऐसे ही ब्रोमीन में Br लिखा, निकेल में Ni लिखा, नियॉन में Ne लिखा। अब आगे आए तो कुछ एलिमेंट में देखा गया कि उनके फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट्स दोनों सेम आते हैं। तो बनाया गया रूल, हम क्या करेंगे ऐसे एलिमेंट्स के सिंबल बनाने के लिए कि पहले एलिमेंट को हम लिख देंगे, पहले अल्फ़ाबेट को लिख देंगे, दूसरे अल्फ़ाबेट को छोड़ देंगे और तीसरे अल्फ़ाबेट को स्मॉल लिख देंगे। जैसे कि क्लोरीन है तो CHL और क्रोमियम है CHR, तो CH दोनों में सेम है, तो क्या किया, इसमें C कैपिटल लिख दिया और L थर्ड लेटर है, इसको स्मॉल लिख दिया। ऐसे ही क्रोमियम में C को कैपिटल लिख दिया और थर्ड लेटर R को स्मॉल लिख दिया। फिर कुछ एलिमेंट्स के नाम, सिंबल्स उनके ग्रीक नेम से दिए गए और उन ग्रीक नेम के पहले लेटर या पहले और दूसरे लेटर को, यानी कि पहले जो 3 रूल हमने पढ़े उनके कॉम्बिनेशन से बनाया गया। जैसे सोडियम है, सोडियम का क्या नाम होता है, नेट्रियम, तो इसमें क्या लिया गया, Na लिया गया। कॉपर को क्या बोलते हैं, क्यूप्रम, तो Cu लिखा गया। गोल्ड को एरम, तो क्या लिखा गया, Au। सिल्वर को अर्जेंटम, तो इसे Ag लिखा गया। पोटेशियम को कैलियम, तो K। आयरन को फेरम, तो Fe। तो ये कुछ सिंबल्स हमने सीखे अभी। इसके बाद मैं आपको कुछ वर्क देता हूँ जिसमें आप क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को, वीडियो को पॉज करेंगे और इन एलिमेंट्स के सिंबल्स लिख के बताएंगे। वीडियो को पॉज करेंगे और इन एलिमेंट्स के सिंबल्स को लिखेंगे। इसके बाद जब आप उन एलिमेंट्स के सिंबल्स लिख लें तो इन एलिमेंट्स के आपको नाम लिखना है कि इन एलिमेंट्स का नाम क्या है। पहले हमें क्या लिखना है, पिछली एक्सरसाइज में सिंबल्स देने हैं, नाम लिखा हुआ है, और इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, सिंबल्स दे दिए हैं, इनके नाम लिखना है। पहले में नाम से सिंबल और इसमें सिंबल से नाम लिखना है। अब जब आप सिंबल्स और नेम सीख गए हैं एलिमेंट्स के, तो हम आइए बात करते हैं कि हम किसी भी फॉर्मूले को बनाएंगे कैसे, या उसके पहले हम सीखते हैं आयंस क्या होते हैं। हम 9th में पढ़ चुके हैं कुछ एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और कुछ एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब कोई, जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल की मदद से हम समझें तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11।
इसका मतलब ये होता है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन बचे 10, प्रोटॉन बचे 11, यानी कि इस पे क्या होता है, एक प्लस चार्ज आता है। जब भी किसी एटम पे प्लस चार्ज होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, केटायन बोलते हैं। और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, ये एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 17 प्रोटॉन हो जाते हैं, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जब किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे बोलते हैं एनायन बोलते हैं। तो हम कुछ केटायन और एनायन को पढ़ते हैं और इन्हें याद रखेंगे ताकि हम फॉर्मूले आसानी से बना पाएँ। तो केटायन जो होते हैं उनके नाम एज इट इज होते हैं, जैसे कि एलिमेंट। तो पहला जो है केटायन, हाइड्रोजन H+, 1+ चार्ज, लिथियम 1+ चार्ज, सोडियम 1+ चार्ज, पोटेशियम 1+ चार्ज, NH4+, अमोनियम बोला जाता है। ये जितने भी आयन इस पे आ रहे हैं यही इनकी वैलेंसी होती है। 1+ चार्ज तो 1 वैलेंसी, 1+ चार्ज 1 वैलेंसी, 1+ चार्ज 1 वैलेंसी, 1 चार्ज 1 वैलेंसी, 1 चार्ज 1 वैलेंसी, 1 चार्ज 2 चार्ज 2 वैलेंसी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये दोनों कॉपर के ही आयन हैं। कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसी सब्सटेंस में, ये फॉर्म 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला फॉर्मूला यूज होगा, तब वहाँ पे इसका नाम होगा Q+, और जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वहाँ पे इसका नाम होगा Q'। ऐसे ही मर्करी भी 1 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मर्क्यूरस, और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मर्क्यूरिक नाम। ऐसे ही कुछ और केटायंस है, कैल्शियम 2+ चार्ज, वैलेंसी 2 होगी, बेरियम 2+ चार्ज 2 वैलेंसी, मैग्नीशियम 2+ चार्ज 2 वैलेंसी, जिंक पे भी 2+ चार्ज 2 वैलेंसी, लेड पे 2+ चार्ज तो 2 वैलेंसी, फेरस पे 2+ चार्ज तो 2 वैलेंसी, फेरिक, ये दोनों आयरन के हैं, तो फेरस और फेरिक 2+ चार्ज है तो फेरस, और 3+ चार्ज है तो फेरिक। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इन आयंस जो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन पे ही जब एक नेगेटिव चार्ज आता है तो हाइड्राइड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज में IDE या कुछ ऐसे नाम ऐड हो जाते हैं, यानी ये एज इट इज़ नहीं होते हैं। जैसे हाइड्राइड, फ्लोराइड, 1 नेगेटिव चार्ज वैलेंसी 1, 1 नेगेटिव चार्ज वैलेंसी 1, क्लोरीन को क्लोराइड वैलेंसी 1। फिर नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये थोड़ा ध्यान रखें, नाइट्राइट NO2, एक माइनस चार्ज तो वैलेंसी 1, नाइट्रेट 1 माइनस चार्ज वैलेंसी 1। हाइड्रोक्साइड बाइकार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों का फॉर्मूला होगा HCO3, 1 माइनस चार्ज, यानी वैलेंसी कितनी 1। ऑक्साइड O2 माइनस, वैलेंसी 1। कार्बोनेट वैलेंसी 2 माइनस चार्ज तो 2, ऑक्साइड का वैलेंसी 2 होगा। ऐसे सल्फाइट और सल्फेट, 2 नाम याद रखेंगे, सल्फाइट और सल्फेट। सल्फेट SO4 2 माइनस चार्ज वैलेंसी 2, और सल्फाइट SO2 2 माइनस चार्ज वैलेंसी कितनी 2। ऐसे ही जैसे नाइट्राइट और नाइट्रेट पढ़ा, ऐसे ही नाइट्राइड है, ये N वैलेंसी माइनस में 3, यानी कि ये। फास्फाइड और फास्फेट, फास्फाइड P3 माइनस, यानी वैलेंसी कितनी 3, और फॉस्फेट PO4 3 माइनस, यानी वैलेंसी कितनी 3। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स पढ़े थे और केटायन एनायंस के बारे में पढ़ा था। तो आइए, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं, उसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, क्या है? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड द फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो भी फॉर्मूला या जो भी एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं उनको हम सिंबल्स में लिख दें, तो उसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के फॉर्म में लिखने का जो मेथड है
इसे ही क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन लिया था हमने और क्लोरीन लिया था, इन दोनों का जब इंटरेक्शन हुआ तो हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड बना। तो हाइड्रोजन का सिंबल हमने H पढ़ा, क्लोरीन का Cl पढ़ा, इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड बना उसका सिंबल क्या हो गया, HCl हो गया। अब ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं हम, हाइड्रोजन का सिंबल H और Cl का, क्लोरीन का सिंबल Cl। हाइड्रोजन की वैलेंसी हमने 1 पढ़ी, क्लोरीन की वैलेंसी हमने 1 पढ़ी, तो इससे जो फॉर्मूला बना वो क्या बन गया, ये 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, 1 लिखें या ना लिखें, HCl फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का सिंबल कितना Mg और ऑक्सीजन का सिंबल कितना O। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 1 बचा, 1 लिखें या ना लिखें, MgO फॉर्मूला बन गया। अब किसी केमिकल रिएक्शन को, किसी केमिकल इक्वेशन को हम किस तरीके से लिखते हैं ये सीख लेते हैं। तो फर्स्ट रूल ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट हमारे पास दिया हुआ है उन रिएक्टेंट के सिंबल्स को, या अगर कोई सब्सटेंस है, कंपाउंड है, तो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिखते हैं। और 2 या 2 से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं तो उनके बीच में प्लस साइन लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लगाया है Mg प्लस O2, ये 2 रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट के फॉर्म में भी जो भी कंपाउंड बन के आ रहा है उसका सिंबल या मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिख देते हैं। और अगर 1 से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो उनके बीच में प्लस की साइन हम लगाते हैं। और ये जो एरो हम बनाते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम एरो की साइन लगाते हैं। अब एरो जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि कौन से प्रोडक्ट इंटरेक्ट, कौन से कंपाउंड्स इंटरेक्ट कर रहे हैं और क्या हमारे पास बन के आ रहा है। इसके बाद हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो इसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के फॉर्म में कम से कम एक गैस का निर्माण होता है, एक गैस प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें गैस प्रोड्यूस होती है उस केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है कि उसमें गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। तो जैसे हम जिंक का रिएक्शन जब हाइड्रोजन सल्फेट के साथ कराते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमारे पास जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस बन रही है इसलिए ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि केमिकल रिएक्शन में गैस बन सकती है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है। कभी कभी जब हम केमिकल्स का रिएक्शन कराते हैं तो उसमें इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाता है, जो कि लिक्विड के फॉर्म में नहीं रहता, सॉलिड के फॉर्म में रहता है और वो केमिकल में घुलता भी नहीं है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ऐसे केमिकल रिएक्शन में जो इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं कि वो प्रेसिपिटेट है। इनसॉल्युबल सॉलिड क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेट कहता है। जैसे कि हम सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन जब सोडियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट के आगे हम ऐसा एक नीचे के साइड में एरो बनाते हैं जो कि ये शो करता है कि हमारे इस केमिकल इक्वेशन में क्या बना है, प्रेसिपिटेट। ऐसे ही गैस के लिए हम ऊपर के डायरेक्शन में एरो बनाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि इसमें गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। कुछ केमिकल रिएक्शंस में कलर का चेंज आ जाता है। जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसके कलर क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम आयरन ले लें, लोहे को हवा और मॉइस्चर में रख दें तो उस पर जंग लग जाती है, रस्ट आ जाता है, जिसके कारण लोहे का जो कलर, आयरन का जो कलर होता है वो ग्रेइश होता है, ग्रे कलर का होता है। लेकिन जो रस्ट होता है वो कैसा होता है, ब्राउन होता है। केमिकल रिएक्शन की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसमें स्टेट भी चेंज हो सकते हैं। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें स्टेट चेंज होता है उससे बोला जाता है चेंज इन स्टेट। जैसे कि हम वैक्स ले लें, वैक्स को बर्न करते तो वाटर गैस के फॉर्म में बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसमें
वैक्स जो है वो सॉलिड है, इससे हमें गैस मिल रहा है, यानी कि स्टेट चेंज हो रहा है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन में ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टेट। स्टेट चेंज होने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या कंजर्वेशन मास कंजर्वेशन लॉ। ये क्या कहता है कि मैटर को, पदार्थ को, सब्सटेंस को ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जाता है। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें हम ना तो मैटर को बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऐसा ही अगर केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में हम समझें, केमिकल रिएक्शन की भाषा में समझें, तो जितना हमने एटम लिया है, किसी भी एलिमेंट का जितना भी एटम हमने रिएक्टेंट में लिया है उतना ही प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए। जितने एटम हमने रिएक्टेंट में यूज़ किए हैं उतने ही एटम हमारे पास प्रोडक्ट में होने चाहिए। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें, कौन सा एग्जांपल ले लें, जैसे ये ले लिया Zn प्लस H2SO4, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा ZnSO4 और प्लस में क्या? H2। तो यहाँ पे देखें तो रिएक्शन में जिंक एलिमेंट का एक एटम यूज हुआ, एक एटम इधर बना, हाइड्रोजन 2 एटम, इधर 2 एटम बना, सल्फर 1 एटम, एक बना, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, यानी कि सब दोनों तरफ बैलेंस है। तो हर एक केमिकल रिएक्शन में ऐसा ही होगा कि जितने एटम हम रिएक्टेंट में यूज़ करेंगे उतने ही एटम प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिलेगा। या ऐसे हम जनरल भाषा में समझिए कि हमने मान लो 3 kg ले लिया क्या? नुक्ति, और 2 kg ले लिया हमने चाशनी, या मान लो ज़्यादा 2 kg ले लेते हैं। तो इससे जो लड्डू बनेगा, जो लड्डू बन के हमारे पास आएगा वो 3 और 2 दोनों को मिला के कितने हुए? 5 kg, यानी कि 5 kg लड्डू बनेंगे। अब इस लॉ के हिसाब से मास को ना, इस लॉ के हिसाब से समझते हैं, मास को ना तो हम बना नहीं सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 और 2 5 किलो से ज़्यादा लड्डू नहीं बन सकते। अब उसके दूसरे वाले पार्ट को समझे, नॉर डिस्ट्रॉयड, नष्ट भी नहीं कर सकते। तो 5 किलो से कम लड्डू भी नहीं बनेगा। लड्डू ना तो 5 किलो से कम बन सकता है ना तो ज़्यादा बन सकता है, यानी कितना बनेगा? 5 kg लड्डू ही बनेगा। ओके, इतना आ गया। इसके आगे पढ़ते हैं। अब अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है कि रिएक्टेंट में जितने एटम यूज़ हो रहे हैं किसी एलिमेंट के उतने ही एटम प्रोडक्ट में आते हैं, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ए केमिकल रिएक्शन इन व्हिच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट में जितने एटम हैं किसी एलिमेंट के उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बैलेंस्ड। और अगर नहीं होते हैं तो हम ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को लिया, इनका इंटरेक्शन हुआ तो हमारे पास बना वाटर। अब देखिए, इधर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2 एटम हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2 एटम हाइड्रोजन के, 2 एटम इसके ऑक्सीजन के, ये दोनों मिले तो हमारे पास बना वाटर, यानी 2 एटम हाइड्रोजन के और एक ही एटम बन पाया ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, अनबैलेंस्ड हो गया, मतलब इक्वल नहीं है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब इस अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का एक और नाम है जिसे क्या बोला जाता है? स्केलेटल यानी अनबैलेंस्ड। अब
कि अब केमिस्ट्री में ये रूल है कि हम हमेशा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके ही लिखेंगे। ये जो इक्वेशन है हमने ऐसे ही लिखी हुई, बैलेंस्ड नहीं है, तो ये गलत है। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है। इसको हम बैलेंस करके ही लिखेंगे हमेशा। तो बैलेंस करके लिखेंगे तो बैलेंस करना हमें सीखना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ बैलेंस कैसे करेंगे। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना रहेगा हमें, एक मेथड होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल मतलब हम ट्राई करते जाएंगे, एरर मतलब गलती आएगी और गलती को रिमूव करते जाएंगे और सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल एक ले लिया हमने, मैग्नीशियम ले लिया और हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया, इनका रिएक्शन करवाया तो हमारे पास MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनी यानी कि ऊपर के साइड में सिंबल सिंबल नहीं। अब अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को देखें तो Mg एक है, क्लोरीन एक है, यहाँ 2, हाइड्रोजन एक है, यहाँ 2। तो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम एक है, हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन एक है। इन प्रोडक्ट में मैग्नीशियम एक है लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 हैं। तो अगर हम रिएक्टेंट में हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई, क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती, इधर भी 2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे अब ध्यान ये देना है कि हम यहाँ पे समझने के लिए एक बॉक्स बना देते हैं। अब बॉक्स क्यों बना रहे हैं ये बताता हूँ मैं। बॉक्स इसलिए बना रहे हैं हम कि यहाँ पे हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं कर सकते। हम इसको इस फॉर्मूले के आगे किसी नंबर से जो भी हमारे जिससे कि इक्वेशन बैलेंस हो जाए उस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बस। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, इधर भी 2 ही 2 हो गए, तो केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ऐसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लिया है 2KClO3। इसको जब हमने हीट किया, गर्म किया, तो इसमें से क्या हुआ, KCl अलग हो गया और ऑक्सीजन O2 अलग हो गया। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पोटेशियम कितने, पोटेशियम का 1 एटम, क्लोरीन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 3 एटम यूज हुआ है। और राइट साइड में यानी कि प्रोडक्ट में आ जाए तो पोटेशियम 1, क्लोरीन 1 और ऑक्सीजन 2 लिख देते हैं। पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 3 और पोटेशियम 1, क्लोरीन 1 और ऑक्सीजन 2। तो ये दोनों तो बैलेंस्ड है, ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस नहीं है तो क्या किया हमने, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। क्यों, 3 2 जा 6। और इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन ये दोनों बैलेंस नहीं हुए, ये दोनों बैलेंस नहीं हुए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये पूरा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम कुछ सिम्बॉल्स सीख लेते हैं जो केमिकल इक्वेशन में लिखा रहेगा, सिंबल के फॉर्म में हमें लिखना रहेगा, या अगर लिखा हुआ है तो हम उसको इस तरीके से समझ पाएंगे। तो सॉलिड के लिए S लिखा जाएगा, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G। AQ लिखा है कहीं पे तो इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर वाला सॉल्यूशन है वो। ऐसे ट्रायंगल जैसा शेप बना है, इसे डेल बोलते हैं। वैसे इसका मतलब होता है हीट, यानी कि गर्म किया गया है डायरेक्टली। अगर ऊपर की तरफ एरो बना है तो हम इवॉल्व गैस, यानी कि उसमें गैस बन रहा है, और प्रेसिपिटेट बनेगा तो हम नीचे के साइड सिंबल लिखेंगे। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक कंडीशन लेकर चल रहे हैं तो उन्हें हम एरो के ऊपर या एरो के नीचे लिख सकते हैं। जैसे कि टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, प्रेशर कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, या कितने प्रेशर पे कितने टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हो रहा है। और एक कैटलिस्ट होता है जिसके बारे में आगे बताऊंगा, कैटलिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो हमें याद रखना है। इसके आगे अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या टाइप्स हैं, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हमें यहाँ क्लास 10th में पढ़ने हैं। ओके, थैंक यू। आई थिंक आपको समझ में आया होगा आज का ये पूरा लेक्चर में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
क्लास 10th के हिसाब से आपके सिलेबस में जो भी टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, उन्हें हम सीखते हैं। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में आलू है, बटरे हैं, गोभी है, या जो भी चीज़ अपन लेते हैं, धनिया मिर्च जो भी सारी चीज़ें मिला करके फाइनली जो मिलकर बन करके जो प्रोडक्ट आता है वो कोई एक ही प्रोडक्ट होता है, तो वो भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। तो ऐसा ही वो भी कैसा केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि उसमें कई सारे रिएक्टेंट मिल करके काय का निर्माण कर रहे हैं, सब्जी का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसा ही केमिकल रिएक्शन के साथ भी है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन को ले लिया, ऑक्सीजन को ले लिया, इनको क्या किया, ये सिंबल शायद आपको याद हो, गर्म करने का होता है, हीट देने का। तो इससे बन के क्या आया हमारे पास, केवल एक ही प्रोडक्ट आया और वो भी क्या है, वाटर है। सिंगल प्रोडक्ट बना, कितने, दो रिएक्टेंट से, तो ये कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उन्हें क्या होगा जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड एग्जांपल भी ऐसा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लेकर के उन्हें गर्म किया गया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। गर्म नहीं किया गया, इसको तो एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं, बर्न करते हैं। तो चलिए अब दूसरा केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं हम, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके पहले यहाँ पे कुछ सिंबल, कुछ नाम लिखे हैं मैंने। एक CaO कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है, और CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम सिलेक्ट लाइम के नाम से भी जानते हैं। तो सेकेंड टाइप का केमिकल रिएक्शन हम पढ़ते हैं जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि डीकम्पोज होना। डीकम्पोज होने का मतलब टूट जाना। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट यानी कि केवल एक ही रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, तो उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। जैसे कि हम दूध लेते हैं, दूध को नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देते हैं, और नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देते तो क्या होता है, उसका वाटर वाला पार्ट अलग हो जाता है, मिल्क वाला पार्ट अलग हो जाता है, तो दो पार्ट में टूट गया। तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन के सामने आएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि डेफिनेशन में भी कहा गया है, केमिकल रिएक्शन in which single reactant splits into two or more products। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं बेसिकली, क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेम्परेचर के कारण से होता है, तो हम उसे तीन तरीके से, हीट एनर्जी या सनलाइट की मदद से या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम उसे डिकम्पोज करा पाते हैं। तो पढ़ते हैं कौन कौन से टाइप के डीकम्पोजिशन हो। तो डीकम्पोजिशन का जो फर्स्ट टाइप है वो है थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर हम किसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मल यानी कि डायरेक्ट हीट देकर के डिकम्पोज कराते हैं तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को थर्मल डीकम्पोजिशन बोला जाता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट ले गए और उसे क्या कर दें, गर्म कर दें, हीट एनर्जी डायरेक्ट दें, तो वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट बोलें या इसे क्या बोलें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलें। इसको जब हम डायरेक्ट हीट देते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। तो दोनों ही केमिकल रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट जो है हमारे पास एक ही है, लेकिन पहले रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बन रहा है और दूसरे रिएक्शन में तीन प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट स्प्लिट होगा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को डीकम्पोजिशन, और यहाँ पे डीकम्पोजिशन जो है डायरेक्ट हीट के कारण से होगा, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन।
ऐसे ही सेकेंड केमिकल रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कराते हैं तो ऐसे डिकम्पोजिशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि हम वाटर ले लें, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन इसमें से अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। या हम कॉमन साल्ट ले लें, सोडियम क्लोराइड, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो इसका सोडियम पार्ट अलग हो जाता है, क्लोरीन पार्ट अलग हो जाता है। जो थर्ड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो है फोटोकेमिकल या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो अगर हम किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फोटो यानी कि सनलाइट की मदद से कराते हैं तो ऐसे केमिकल, ऐसे डिकम्पोजिशन को क्या बोला जाता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। जैसे कि हम सिल्वर क्लोराइड को ले लें, उसको सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर अलग और क्लोरीन पार्ट अलग हो जाता है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है एक से ज़्यादा बन रहा है, रिएक्टेंट एक ही ले रहे हैं हम, तो जब भी ऐसा होगा रिएक्टेंट एक और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन। और अगर हम सनलाइट की मदद से डिकम्पोजिशन कराते हैं तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी से तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। अब हम आगे कहीं पे सनलाइट यूज़ होगा तो मैं SL लिखूँगा यानी कि सनलाइट। इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज़ होगा तो हम हो सकता है कहीं पे ये लिख दूँ EC यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, आगे पढ़ते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप जो है केमिकल रिएक्शन का यहाँ पे वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो ऐसे जनरल यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं। जनरल भाषा में डिस्प्लेस होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। ठीक है, तो इस भाषा में समझते हैं डेफिनेशन। केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहता है ये, ए केमिकल रिएक्शन इन विच लेस रिएक्टिव सब्सटेंस और मॉलिक्यूल इज डिस्प्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि हम ऐसे ही समझ देखते हैं कि जो ज़्यादा अमीर व्यक्ति रहता है वो गरीब व्यक्ति को डिस्प्लेस कर देता है, उसको भगाने के चक्कर में लगा रहता है। तो ऐसा यहाँ पे भी होता है केमिकल रिएक्शन में। जो ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे कि ये केमिकल एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अगर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लें और उसमें क्या करें, आयरन डाल दें, तो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो आयरन जो है वो कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। यानी कि कॉपर की जगह खुद ले लेता है, आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर को वहाँ से हटा देता है। ऐसे ही कॉपर सल्फेट में अगर हम जिंक मिला देते हैं तो कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है और जिंक आ जाता है, तो जिंक सल्फेट बन जाता है। इसमें कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये होता क्यों है, उसके लिए हम ये समझ लेते हैं कि मेटल्स किस तरीके से डिस्प्लेस करते हैं। कम रिएक्टिव कौन होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं। तो इसे बोला जाता है एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो कि मेटल्स के किस तरीके से रिएक्टिव हैं उन पे बेस्ड है, इसलिए इसे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बोला जाता है। तो ये है क्या, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस यानी कि आयरन, Pb यानी कि लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उससे जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ऐसे ही अगर हम नीचे से ऊपर जाते जाते हैं तो रिएक्टिविटी पावर क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल में लिया, कॉपर को आयरन क्या कर देता है, डिस्प्लेस। ढूंढो कॉपर कहाँ है, कॉपर है ये, आयरन कहाँ है ये। कॉपर से आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो कम रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक, अब इनको याद कैसे रखेंगे, तो ये तो आप चाहो तो दूसरे तरीके भी बना सकते हो। ये मैंने मेरे मन से बना लिए हैं। कैटरीना नाचे कार में, एल्यूमिनियम जिंक फेंके पैसे, हमारी कार हमारी आदत और पतली।
कैटरीना का के सोडियम Na ना जैसे Na ले लिया, Ca ले लिया, Mg समझ लिया। मैं अपने समझने के लिए याद करने का बस एक तरीका है कि हमें आसानी से ये याद रहे। ओके, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कि आयन जो है एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएं। जैसे कि मेरे पास गेहूँ ज़्यादा है, आपके पास चावल ज़्यादा है, आपको मैं गेहूँ दे दूँ, आप मुझे चावल दे दें, तो दो चीज़ें डिस्प्लेस हो गई, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यह यूँ समझ लो, हम और आप दोनों स्कूल गए और स्कूल में आपके पास बढ़िया खाने के लिए कुछ स्पेशल है, जैसे कि मान लो नूडल्स हैं आपके पास, मेरे पास मंचूरियन है, मंचूरियन मैं आपको शेयर कर दूं, नूडल्स आप मुझे शेयर कर दें, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों तरफ से हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसा ही केमिकल रिएक्शन में है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में जिसमें दो कंपाउंड हो और उनके आयन क्या हो जाएं? एक्सचेंज हो जाएं, ए केमिकल रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक समझने के लिए लिखा है, कंपाउंड XY लिखा है, एक कंपाउंड AB लिया रिएक्टेंट में, तो इसका आयन इसके साथ और इसका आयन इसके साथ, ये दोनों आयन एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड ले लें और सिल्वर नाइट्रेट ले लें, तो क्या होता है? ये क्लोरीन जो आयन है ये Ag के साथ जुड़ जाता है और सोडियम जो है NO3 के साथ जुड़ जाता है, तो आयन एक्सचेंज हो गए, बना क्या? AgCl सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ऐसे ही BaCl2 का रिएक्शन जब Na2SO4 बेरिलियम क्लोराइड का जब हम सोडियम सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं, तो बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ये जो AgCl इसके आगे एरो बना है, इसका मतलब आप समझते हैं क्या होता है? ये PPT होता है। अब PPT की बात आ गई तो हम ये भी समझ लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। वैसे प्रेसिपिटेशन के बारे में आगे हम समझ चुके हैं, एक बार यहाँ भी समझ लेते हैं। एक केमिकल रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाता है, और ये जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है इसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों एग्जाम्पल में प्रेसिपिटेट बना हुआ है, तो इसे ही इन दोनों रिएक्शन को ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं हम। आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे आगे जो भी टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन की नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और सबसे ज़रूरी बात कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वंस अगेन। नमस्कार। तो चलिए पढ़ते हैं कुछ और केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, तो चलिए आज पढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब होना, अवशोषित होना, यानी कि जिसके बिना केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। और थर्म मतलब होता है हीट, यानी कि एनर्जी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट यानी कि एनर्जी का क्या हो? एब्जॉर्प्शन हो, अवशोषण हो जाए, जिसके बिना केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं सकती। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक एग्जांपल के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट को ले लें और उसे हीट देते हैं, तब जाके ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है। यानी कि इस रिएक्शन को करने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है। या ऐसे ही हम समझ लें एक केमिकल रिएक्शन को जो प्लांट्स में होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर लेते हैं अर्थ से, उनकी रूट्स की हेल्प से, और एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उनके
लीव्स में क्या कहते हैं, क्लोरोफिल रहते हैं, और इससे वो अपना फूड यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। लेकिन इस पूरी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए उन्हें एक हीट सोर्स के लिए, एनर्जी सोर्स के लिए ज़रूरत पड़ती है, किसकी, सनलाइट की। विदाउट इस एनर्जी सोर्स के वो अपनी रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, तब जाके केमिकल रिएक्शन होता है। सेम इसका जस्ट अपोजिट है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सो मतलब होता है रिलीज होना, थर्मो मतलब हीट, हीट यानी कि एनर्जी। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, जिसमें एनर्जी रिलीज होगी, निकलेगी, ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। जैसे कि हम चूना ले लेते हैं, चूने को जब पानी में मिक्स करते हैं, पानी में डालते हैं, तो जिस भी कंटेनर में वो पानी और चूना रहता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। गर्म इसलिए होता है क्योंकि उस रिएक्शन में हीट एनर्जी निकलती है। तो जिस भी केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी निकलेगी वो क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे मेथेन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और उसके साथ साथ क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जब मेथेन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके बर्न किया जाता है। तो अगर केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो गई है, केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी या एनर्जी निकल रही है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाएगा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन हमसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या रेस्पिरेशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं, बताइए। तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक स्लो प्रोसेस होता है जिसमें हमने जो भी फूड खाया है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जो भी हम फूड खाते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के। और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है। तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एक स्लो कंबस्शन रिएक्शन करता है। कंबस्शन यानी बर्न, जलना, दहन होना। तो उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है जिसके कारण, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, लिखने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, बोलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये सारी एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस हो पाती है और वहाँ से एनर्जी हमें मिल पाती है। तो यानी कि हमें अलाइव रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए इस प्रोसेस की ज़रूरत होती है। तो इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी निकल रही है, यानी कि ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन आकर जुड़ जाए, या फिर रिमूव होता है हाइड्रोजन, या कोई कंपाउंड हो उससे हाइड्रोजन को निकाल दे। तो ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का निकलना, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोनों में से कोई एक होता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। जैसे कि हम कैल्शियम को, कैल्शियम का रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे कैल्शियम में हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है, ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका जस्ट अपोजिट है रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो। यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है, अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए या ऑक्सीजन निकल जाए तो उस केमिकल रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकलता है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड होता है तो रिडक्शन। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि इस एग्जाम्पल को ले लें हम, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये हमें क्या देता है, कॉपर और हाइड्रोजन, सॉरी वाटर। अब यहाँ पे एक कंपाउंड क्या है, कॉपर ऑक्साइड, CuO। तो आपसे मेरा ये एक क्वेश्चन है कि आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमने कॉपर की 2 वैलेंसीज पढ़ी हैं, तो आप कमेंट करके बताएं
कि ये क्यूप्रस ऑक्साइड है या क्यूप्रिक ऑक्साइड है। कॉपर की दो वैलेंसी होती है ना, एक क्यूप्रस होता है, क्यूप्रिक होता है। तो कमेंट करके बताएं ये क्यूप्रस ऑक्साइड है या क्यूप्रिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पे हम देखें तो कॉपर ऑक्साइड, हाँ इसको कॉपर ऑक्साइड बोल सकते हैं ना। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कॉपर से निकल रहा है। तो ऑक्सीजन निकल रहा है, जब ऑक्सीजन निकलेगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और हाइड्रोजन में वाटर आके जुड़ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए क्या कहा जाएगा, रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, आके जुड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अब इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसका मतलब कैसा रिएक्शन है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अब पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। वे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शन क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वो कंपाउंड जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। यानी कि जिसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है वो कंपाउंड क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। जैसे कि यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से निकल रहा है तो क्या कहलाएगा, ये कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और जबकि जिसमें ऑक्सीजन जाके जुड़ जाता है ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन आके जुड़ जा रहा है किसमें, हाइड्रोजन में, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यह है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा आकर के वो रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा।